मैं सबसे पहले तो आपको ये कह रहा हूँ, प्रोफेसर हरि सिंह जी को याद करते हुए जब हम आज यहाँ पहुँचे तो मेरे को खुशी भी हो रही है और पश्चाताप भी हो रहा है। सच्ची बताओ, खुशी तो इसलिए है कि आज पहली बार उनके जन्म स्थान पे पहुँचने का मौका मिला। अफसोस इस बात का है कि वो मेरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो अचानक चले गए। उनसे जो कुछ सीखने की जब जागृति पैदा हुई तब वो नहीं रहे हमारे बीच में। ये पश्चाताप रहेगा। वो इसलिए प्रेम करते थे हमारे से कि ये मतलब सोचना मुश्किल था अब खुद के लिए कि वो इतनी अपेक्षा हमारे से करते हैं। वो दो तरह की डांट मारते थे मेरे ऊपर, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक डांट जब मारते थे तो हमारा जो जसवीर स्मारक है रोहतक में, जहाँ से हम दफ्तर चलाते हैं, वो गेट में बढ़ने से पहले बहुत ऊंची आवाज में शुरू कर देते थे, अरे तुम कहाँ हो, देश तो डिमकों ने खा लिया, चाट लिया, कड़ा तुम बैठे हो। अच्छा बैठे पा जाते तो आड़े बैठे बैठे के करो हो, ना पाते तो लिख कर छोड़ जाते। कहाँ घूम रहे हो, देश का तो सत्यानाश हो गया। वो बड़ी बड़ी रनिंग हैंड में जो है, आज मैं अंदर लाइब्रेरी में उनकी वो डायरी सी देखी दोबारा से, उनका वो एक पत्रिका लेके आते थे, उस पत्रिका के पन्ने पे डांट लिख जाते थे। बकायदा बाई नेम डांट मारते थे। ये लगाव हमारा था कि भाई डांट वही मार सकता है जो लाड करता हो, और वो हमारे से ये अपेक्षा करते थे कि भाई ये संकट इतना है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। और जब वो रुखसत होते थे दफ्तर से तो जब तक हम उनके साथ छोड़ने गेट पर पहुंचते तब तक तो वो मेरे ख्याल में 50 मीटर दूर जा चुके होते थे। इतना सुपरफास्ट वो चलते थे, मतलब तो एक मतलब चलता फिरता इनकलाब का संदेश वो देते थे। वो जो पगड़ी बांधते थे वो बसंती रंग की पगड़ी थी ज़्यादा जो पहनते थे, कभी कभी शायद दूसरे रंग की पहनते हो। बसंती पगड़ी उनकी पहचान थी, जो शहीद भगत सिंह का भी बहुत प्यारा रंग माना जाता, रंग दे बसंती चोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पुस्तक से मेरे को ये पता चला, बेचारा जमींदार, जिस पे जमींदार किसान को ही कहते थे, दूसरे प्रदेशों में लैंडलॉर्ड और जागीरदारों को जमींदार कहते हैं, हमारे यहाँ किसान को ही कहते। ये इस पुस्तक में पढ़ने से पता चला कि वो जब लाहौर में पढ़ते थे तो चौधरी छोटूराम के निवास स्थान पर रहते थे, शक्ति भवन में, प्रोफेसर हरि सिंह जी। अब वो जो इतने नज़दीक उनके रहने वाले रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खजाना वो साबित हो सकते थे। मतलब बातचीत में भी जो चीज़ वो लिखने नहीं पाए वो पूछी जा सकती थी, और अब ऐसे व्यक्ति बहुत कम बचे हैं। ये पुस्तक उन्होंने उर्दू में लेख लिखे थे चौधरी छोटूराम ने, उनको हिंदी में रूपांतरित किया उन्होंने, और मुझे लगता है ये शायद केवल ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन भी है उस तरह से। तो अब उर्दू हम जानते नहीं थे, अब थोड़ी थोड़ी सीखनी शुरू की है, जैसे क ख ग घ अलिफ बे पे, क्या पता कब तक आएगी पढ़ने लायक लिखने लायक। तो इसमें चौधरी छोटूराम के जो 9 लेख हैं शुरू में,
9 लेख हैं जो उन्होंने शुरू में लिखे हैं, और ज़्यादातर मैं उन लेखों में किसान से जो वो गिला करते हैं, शिकवा, वो प्रकट होता है पहले लेखों के अंदर। 9 में जो लेख में वो लिखते हैं कि मुझे लगता है अब तो थोड़ी बहुत कि मैं जागृति आ गई होगी थारा माँ, लेकिन वो अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं किसान को कोसते हुए कि तुम ऐसे कब तक रहोगे। वो उसके अंदर कोसना है उनका। और एक शहीद फिल्म में गीत था, पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल। उसमें वो बांके दयाल का लिखा हुआ गीत है, जो 1906-1907 में जो पगड़ी संभाल आंदोलन चला, भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। उस टाइम पर अंग्रेजों ने 3 कानून बनाए थे, कृषि विरोधी कानून। उनके खिलाफ आंदोलन चला था सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में, और 9 महीने में वो अंग्रेज सरकार झुकी थी, तब वो 3 कानून वापस लिए थे। पगड़ी संभाल जट्टा उस आंदोलन में बहुत ही मशहूर गीत था, जो उसके अंदर एक लाइन आती है, ओ सदियों से ठहरे पानी बहती धारा बन जा। ये किसान को ऐसा संदेश वो बार बार देते हैं चौधरी छोटूराम के लेखों में कि सो मत जाग और कुछ कर, ललकार, चुप ना रह। ये बार बार कहते हैं। आज जो परिस्थिति हमारे यहाँ, तो इस मौके पे तो डॉक्टर भूप सिंह जी ने जो ये शोध संस्थान, शोध केंद्र प्रोफेसर हरि सिंह जी के नाम से किया स्थापित, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको उस बात के लिए। और ये केवल इसलिए नहीं है कि वो आपके फादर साहब थे, बल्कि इसलिए भी कि हरियाणा को ज़रूरत है इसकी। और उस शोध केंद्र में आज के दिन यदि 2 बात हो जाए केंद्रीय रूप से, एक तो चौधरी छोटूराम का जो मूल्यांकन है वो सही रूप में नहीं गया आज तक भी, और इसमें भी मैंने ये पढ़ी चीज़, वो एक जाति विशेष के साथ जोड़ के, मतलब उनको जैसे और कई कास्ट के बरादरियों के नेता, ऐसा उनकी छवि निर्मित कर दी गई या हो गई, जो भी लगा लो। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि उनकी छवि का जो सही परिप्रेक्ष्य के अंदर सामने लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ासतौर पर आज जब उसी प्रकार का एक बहुत ही गहरा संकट हमारे समाज को ग्रस्त किए हुए, जकड़ में लिए हुए। कुछ जकड़न जो है वो भीतर की हमारे किसान आंदोलन के दौरान टूटी है। जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, हम तो टिकरी बॉर्डर पे ही रहे 13 महीने, और इस इलाके ने किसान आंदोलन में जो योगदान दिया हर तरीके का, उसका बड़ा फ़क्र है हमें हरियाणा के होने के नाते। जब वो 3 कानून वापस हुए और वो जीत हुई किसान आंदोलन की, ऐतिहासिक जीत, तो उस किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी तो पंजाब ही था। बाद में हम जुड़े, यूपी जुड़े, राजस्थान जुड़ा, तो पंजाब के एक बड़े नेता जब वापस जा रहे थे जीत होने के बाद, तो उन्होंने रोहतक में भाषण देते हुए ये कहा कि
26 नवंबर को जब टीकरी पहुंचे वहाँ डेरे डाल दिए, क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया दिल्ली में। तो बोले हमने 27 तारीख को सवेरे काले रंग की चाय पी थी, दूध नहीं था। और 27 तारीख के बाद इतना दूध हरियाणा ने दे दिया, हमारे बर्तन छोटे पड़ गए, डालने को कुछ था नहीं हमारे पास। ये इस इलाके की देन है, जो सबसे नज़दीक थे टिकरी बॉर्डर के। और ये डांसा बांध पे भी हमारे यहाँ एक प्रोटेस्ट साइट यहाँ पे था प्रतिरोध का, ये सुरेंद्र भाई बैठे हैं हमारे, ये चलाते थे उसको। और कई सारी महिलाएं ने बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर दिया। और उस आंदोलन में भी पंजाब की महिलाओं को देख के हरियाणा की महिलाओं को उसमें हिस्सा लेने में कोई ज़्यादा हिचक नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से उतनी ज़्यादा कोई मतलब घरों में कैद रहने की आदी नहीं है। वो जिस तरीके से कृषि के अंदर काम करती हैं, तो किसानी का 70% काम हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं, जिसमें पशुपालन का काम तो एक्सक्लूसिवली अकेली महिलाएं के ही जिम्मे समझ लो। और 20-25% आमदनी का गुजारा जो है वो पशुपालन से हरियाणा का किसान कर रहा है। तो वो महिलाएं जो किसान थी हमारे हरियाणा की, उन्होंने पहली बार ये साबित किया उस आंदोलन के दौरान कि हरियाणा की महिलाएं किसान महिलाएं हैं। ये साबित किया अपनी हिस्सेदारी से। बिना हिस्सेदारी के कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती। और महिलाओं का हमारे यहाँ जो दर्जा रहा, जिस तरीके से पीछे लिंग अनुपात भी अभी भी कम है, और भी कई जो अंधविश्वास की वजह से, चौधरी छोटूराम आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज का प्रभाव जो है उस टाइम पे, हम तो पंजाब थे इकट्ठा तब इस इलाके के अंदर, तब आर्य समाज का जब प्रभाव आया तो आर्य समाज अपनी ज़्यादातर ऊर्जा जो है वो मुक चुकी थी उसकी, जब हमारे यहाँ पहुँचा है। इसलिए वो आप देखेंगे कि पर्दा प्रथा स्वामी दयानंद ने उसके खिलाफ जिहाद की आर्य समाज में, लेकिन पर्दा प्रथा हमारे यहाँ से गया नहीं इतनी आसानी से। जिसने हिम्मत करके पहलकदमी ले ली तो पर्दा उतरने में देर नहीं लगी, ये भी सच्चाई की बात है। लेकिन पहली हिम्मत जरूर, वो सफदर हाशमी नाटककार थे बड़े जाने माने, वो कहते थे दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, एक ही धक्के में अपने आप ये ढह जाएगा। वो जर्जर हो चुका किला जो हमारे मतलब पुरातन पंथी जो संस्कार और रीति रिवाज और पिछड़ापन जो था, उसको एक धक्के की ज़रूरत है। परंतु आप धक्का नहीं देंगे तो किले जैसा दिखता रहेगा। आज हमारे यहाँ जातिवाद की समस्या ऐसी ही एक बड़ी समस्या है समाज के सामने। और अगर वर्तमान संदर्भ में हम देखने लगें प्रासंगिकता चौधरी छोटूराम की, तो वो जो देशवाल साहब की पुस्तक है, डॉक्टर देशवाल जो संतराम जी सोनीपत के हैं, उसमें एक लेख वो चौधरी छोटूराम पे है, एक लेख आज की प्रासंगिकता पे उनका है। बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लिखी हैं जो ठीक सार्थक जो किताबें हैं चौधरी छोटूराम पे, लेकिन उन्होंने जो उसमें लिखा है वो अच्छी पुस्तकों में से है। ये तो खैर हैं ही उनके ओरिजिनल काम है, जो ये साहित्य उपक्रम से ही राय साहब जब ये थे तो छोटूराम से दोस्ती और भगत सिंह से दोस्ती इन्होंने छपवाने में पहलकदमी ली थी उस टाइम पे। पढ़ने लिखने की हमारे यहाँ प्रथा कम है, ताश खेलने की तो है। दाऊ अंधेरा हो लेगा ना, जब भी लोग कहेंगे एक और बांट ले चल। हाँ
लेकिन पढ़ने लिखने की नहीं है। और भाई क्या हाल है? बोले ठीक है। लौट रहा है? हाँ लौट रहा हूँ। बोले एक बात बता के लोटा लोटा थकता नहीं? बोला थक भी जाऊँ हाँ भाई। बोला फिर क्या करे? बोला फिर लौट ले। यो काम है अपने। अब ये संस्कृति कैसे शुरू हो, कैसे ये रिवायत चलाई जाए कि साहित्य की प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़े। ना हमारे से बेहतर कई दूसरे प्रदेशों में, मतलब पंजाब के अंदर भी, राजस्थान में भी, हिमाचल में भी मैंने देखा है कुछ कुछ पढ़ने का वहाँ पर रिवायत है, जो ये शुरू करनी हमारे लिए एक चुनौती है अपने आप में। सुनने सुनाने का भी एक संस्कृति चाहिए। यहाँ सुनाने वाले हैं बहुत है, सुनने वाले कम है। बोले मन बेरा तो के का छोड़ देना, अगले का भी बेरा है, उनने के का बताओ के कर ले अपन। ये इस तरह की एक जड़ता, रूढ़िवाद वो है मौजूद। सब संस्कृति की बात है, किसान है, इसमें किसान की दशा के बारे में अभी मैंने पढ़ा। एक होती है संस्कृति, चौधरी छोटूराम किसान की, उसी जो जड़ता है ना उससे जूझते रहे। और वो ये दो चीज़ों के बारे में खास अगर आज के दौर में देखा जाए तो इसमें जोर देकर कहते हैं कि राजनीति और मजहब यानी धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए, बहुत घातक है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रखो मजहब को, कोई अपनी कुरान पढ़े, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, कोई दूसरा कुछ पढ़े, पढ़ने दो, लेकिन तू अपनी सोच से, अपनी जिंदगी से सीख, किसान को वो कहते हैं। और ये किसानी की जो इस तरह की मानसिकता है, ये शायद खेती बाड़ी करने की जो संस्कृति है उसमें से ही आती है। हम जब विद्यार्थी थे तब हमारा मजाक उड़ाते थे कुछ लोग हरियाणा वालों का। बोले इनसे पूछो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी कल्चर क्या है? तो दूसरा कह देता था इनकी कल्चर है एग्रीकल्चर। इसका हाथ लग जाता। हमारी कल्चर एग्रीकल्चर बताते थे, जबकि सच्चाई ये है कि एग्रीकल्चर और कल्चर एक ही चीज़ का हिस्सा होती है। वो कोई गलत नहीं थी। बाद में हमें पता चला कि ये हमारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये आलोचना नहीं है। एग्रीकल्चर से ही कल्चर विकसित हुई है। तो वो कहते हैं, दूसरी जो बात आज के दौर में सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, मैं कह रहा था, हमारी जड़ता को, हमारे रुख को बनाने में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। और वो ये है कि लंगर प्रथा जो पंजाब में है, वहाँ से हमने सीखी। अब हम जहाँ भी किसानों को इकट्ठा करते हैं तो अब हमने भी निर्णय ले रखा है लंगर जरूर लगाएंगे वहाँ पे। और लंगर की बात पे जब हम टिकरी बॉर्डर पे थे तो एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, आप तो महीने 2 महीने का राशन लेकर आए थे, ये लंगर कितने दिन चलेगा? तो मैंने कहा वो लंगर पे जो महिलाएं बैठी उनसे पूछो। आदमी भी काम करते थे वहाँ, ये खास बात थी। तो उस महिला से, पंजाब की थी, पत्रकार ने पूछा, बीबी किन्ने के दिन होर चलूगा लंगर? वो बोली जी 550 साल से तो रुका नहीं, आगे गुरु नानक जी की मर्जी। वो प्रथा इतनी पंजाब की, मतलब लंगर की 550 साल से चल रही है। हमने ये तय किया हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। और जब इकट्ठे करने लगते हैं
तो देने वालों की कमी नहीं है, कुछ भी वो देने को तैयार हैं। जब हमारे यहाँ से लेकर जाते थे, कोई गुड़ लेकर जाता, कोई सब्जी लेके जाता, कोई दूध ट्रालियों में लेके जाता, तो पंजाब के जो लोग थे वो ट्राली के पास जब आते थे और उन हर एक ऐसे कैंप से बने होते थे, जब ट्राली खड़ी होती वो ये कहते कि भाई आ जाओ ले जाओ। तो कभी भी पंजाब के बंदों को हमने ऐसा करते नहीं देखा। वो ट्राली के पास आके ये कहा करते वाधू है जी, मतलब बतेरा है हमारे पास, ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। देने वालों में कैपेसिटी है। और आज जो संकट हमारे यहाँ दूसरा जो खड़ा हो गया, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए जातिवाद का उस टाइम भी आरोप लगा था, खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी कहा, अमेरिका से पैसे आते ये कहा, पाकिस्तान से मिले होते ये कहा, SYL का क्यों नहीं लेते ही पानी पंजाब से, ये खट्टर ने जोर लगाया ताकि लड़ पड़े आपस में। उसमें वो सफल नहीं हुए, बीच में फूट डालने की कोशिश की, बात नहीं बनी। और वहाँ जो हमारा सिंघू बॉर्डर के ऊपर परली तरफ उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग आते थे, वो नज़दीक पड़ता था। हमने वहाँ पर देखा बीच में नमाज अदा करते थे जो मुस्लिम किसान थे, यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अपना वो गुरुद्वारे के हिसाब से जो चलता था पाठ गुरु ग्रंथ साहब का, वो स्टेज पे चलता था। और जो वो तो वहाँ वो नमाज अदा भी करते थे। इतना आपस में प्रेम हो गया था। आज हमारे यहाँ जो खतरा है देश में सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का, क्योंकि वो तो उर्दू में लिखते थे जब इसमें एक बड़ी रोचक बात लिखी हुई है चौधरी छोटू राम ने। वो कहते हैं जब भी किसान को चेतना आने लगती है तो ये फिरका परस्त ताकतें, जिनका नाम उन्होंने लिया है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, दोनों का नाम ले रखा है, ये जब चेतना आने लगती है किसान को तो क्लोरोफॉर्म का फोआ डबोकर उसके नाक का ला दें। क्लोरोफॉर्म तो आपको पता है बेहोशी की दवाई होती है सूंघाने की, बोला वो फिर बेहोश हो जाता है। और उसको वो फिरका परस्ती में सबसे बड़ी बात जो देखो, मैं ये कहता हूँ जब तक हम उस दौर को नहीं देखेंगे जिस दौर में चौधरी छोटूराम हुए, तो हम उनका सही विश्लेषण और मूल्यांकन और आज के दौर में उसकी प्रासंगिकता नहीं कर पाएंगे। दौर क्या था आप सोच के देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि किसान की लूट, कर्जदारी, उसके हालात परिवार के कितने खराब थे, और वो जो लुटेरे थे शोषक, उनके ऊपर टॉलस्टॉय की एक किताब से एक लाइन लिखी हुई है रूसी किसान की दशा के ऊपर, वो हमारी हूबहू वही है। इसमें लिख रखा है, मैं छाती पर सवार हूँ और वो घुट रहा है, वो किसान घट रहा है, उसकी छाती पर सवार है वो लुटेरा, उसका भला हो, मैं उसकी भलाई और तंदुरुस्ती के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वह एक चीज़ मैं नहीं करूँगा जो किसान को आराम से सांस लेने दे और जीने दे, वह यह कि उसकी छाती से हट जाऊँ। छाती पर तो कौन नहीं उतरूँ मैं, और सब कुछ करने तैयार हूँ उसके लिए। बताओ, ये रूस के किसान की टॉलस्टॉय की लिखी हुई लाइन है। हमारे यहाँ उस दौर में तो महाजन था, सूदखोर था, जिसको क्या कहते हैं, साहूकार, साहूकार से कर्जा लिया जाता था। अब हमें तो सच्ची बताएं पता नहीं था, स्कूल में पढ़ते थे जाट स्कूल में, चौधरी छोटूराम का फंक्शन होता था, बसंत पंचमी पे उनका जन्मदिन मनाते थे, जो कि उनका जन्मदिन नहीं था। उन्होंने ये कहा बसंत पंचमी के दिन मना लिया करो किसान की
उसमें खुशी होती है उस दिन। तो वहाँ ये बात सुनी थी और बाद में पढ़ने को मिली कि कैसे उसकी पढ़ाई के लिए या कर्जे के लिए उनके फादर जो हैं वो साहूकार से पैसे लेने के लिए गए, तो उनका व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा बचपन में चिढ़ हो गई, इस तरीके की नफरत कि भाई ये तो ठीक नहीं, हमारे पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ इस तरह का व्यवहार हो। तो वही जो उस टाइम पर साहूकार था, कर्जा देने वाला, बड़ा भयंकर ब्याज और कदे उतरा ही नहीं करता वो। कर्जे की खास बात ये थी, अभी भी नहीं उतरता। फर्क क्या है, आज उस साहूकार की जगह पर कारपोरेट सेक्टर बैठा है। तो दो बात सब बता देंगे तो छोटू राम की, कि उन्होंने ये कहा बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। ठीक बात है, तो बोलना क्या है ये भी तो सीखना, क्या बोलना है और दुश्मन को की पहचान कैसे की जाए। आज दुश्मन की पहचान कर लो। तो आज कारपोरेट दुश्मन है, आज केवल आड़तिया नहीं है, वो तो छोटी मोटी आड़त वगैरह जो काटने की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम पर भी वो जो सांप्रदायिक ताकतें थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसान जो है उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि उस टाइम पर तो मंडी में कहते हैं नो रेट नो वेट, ना मोल ना तोल, ये स्थिति थी। और उनका ना बहुत बड़ा प्रभाव था। आज अगर सरकारों पे कारपोरेट का प्रभाव है, अडानी अंबानी हर का उनकी है सरकार, तो उस टाइम पर साहूकारों का भी इतना ही बड़ा प्रभाव था अंग्रेज सरकार के ऊपर, मामूली बात नहीं थी। और वो बांटने का भी काम करते थे और दबाने का भी काम करते थे। बांटने का काम करते थे सांप्रदायिक, ये जो हिंदू मुस्लिम करके, और हम पंजाब थे वो वाला पंजाब जो देखो आप कहाँ, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब पूरा, और अब वाला, और हम और हिमाचल महा कह लो उसको, हम तो उस पंजाब का हिस्सा थे। कोई मामूली मंत्री थोड़ी थे चौधरी छोटू राम, वो इतना बड़ा है तो देश जैसा काम था। उसके मिनिस्टर थे और उसमें जो यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों किसानों की अभूतपूर्व एकता थी। उसका प्रभाव अगर आज हम आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको, तो प्रासंगिकता का तो कोई मतलब नहीं बचता। फिर यही बात जात पात के रूप में लागू है। तो वो सिकंदर हयात खां प्राइम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते थे। बाद में खिजर हयात खां बन गए, जो उनके बेटे नहीं थे। बेटा तो उनका शौकत हयात खां था, मतलब जो बाद में दिक्कत आई इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वो दौर था जहाँ पर सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, मतलब वो हिंदुत्व वाली भी और इस्लाम वाली भी कट्टरता, वो चरम सीमा पर थी, क्योंकि अंग्रेज उसको हवा दे रहा था। वो इस डिवाइड एंड रूल 1857 के बाद डिवाइड एंड रूल की नीति पर 90 साल चले और भी चलना चाहते थे, और बाद में जाते जाते बंटवारा कर गए। ऐसे बहुत कम मुल्क होंगे जिसमें आज़ादी की खुशी भी है और बंटवारे का गम भी है। देश के टुकड़े भी हो रहे हैं और आज़ादी की सेलिब्रेशन भी हो रही है। वो था हमारा मुल्क। और हम जहाँ बैठे हैं ये वो जगह है, हमारे पुराने लोग बता देंगे इस बात को। उस टाइम से कितनी नफरत फैल गई हो, मुस्लिम यहाँ से चले गए, किसान बहुत सारे। पुराने लोग अब भी न्यूके हैं, यार के यार थे भाई। अब इस चीज़ का एहसास होता है ना, जब वो क्लोरोफार्म का नशा उतरा है जब तो ये क्लोरोफार्म सुंगानियाँ भी हैं इतने ही,
और वो उसकी एंटीडोट थे, उसका इलाज करते थे वो क्लोरोफॉर्म का चौधरी छोटू राम। तो उनको चिढ़ के अंदर हिंदू महासभा वाले छोटू खान कहते थे। और वो जो सेठ लोग थे महाजन सूदखोर, वो भी इसी तरह की बात करते थे और अखबारों में उनके खिलाफ खूब बयान देते थे कि ये बर्बादी करवाएगा। आज जब हम एमएसपी की मांग करते हैं ना, तो ये गणे तथाकथित अर्थशास्त्री न्यू कहते हैं कई लाख करोड़ रुपए चाहिए एक साल में, तब जाके एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा झूठ बोल के उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और आप अगर किसान को बचाना है तो कितने ही भी, चलो वो कमा के कितने देगा ये भी तो देखो ना। आपकी अर्थव्यवस्था को आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था चला रही है, आप उसके अगर जेब में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं तो क्रय शक्ति जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर वो नहीं रहेगी, तो देहात का क्या बनेगा। रोजगार वैसे नहीं है क्योंकि इन्होंने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, रोडवेज बेच दी, बिजली बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। सेवा में जिसको सर्विस कहते वो छोड़ी कहाँ, तो लगेगा कहाँ बच्चा। ठीक है भाई, आपके या मेरे गांव का कोई ट्रंप ने हथकड़ी बेड़ी लगा कर नहीं भेजा होगा, पर घने गाँव के तो भेज दिए, हमारे ही तो गांव हैं। वो किस रूप में गए हैं बच्चे, सोच कर देखो। यही एजेंट और यही दलाल जमीन बेच बेच कर उनसे, और उनको इवन यहाँ तक है कर्जे भी दिलवाने वाले दलाल ही थे कि ये लो कर्जे और जाओ। और जब वो मैक्सिको पहुँचते थे दीवार के पास जहाँ से उनको जंप करवाते थे, वहाँ दीवार के पास जाके ये कहते थे 20 लाख रुपए बच रहे हैं, तू फ़ोन कर तेरे पेरेंट्स को, अभी देगा तभी जंप करवाएंगे। वो परिस्थिति वहाँ जो कर रहे हैं वो अपनी जगह मतलब अमानवीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक चाहे वो इनको घुसपैठिए कह लो वो, लेकिन जो आज उनको हथकड़ी बेड़ी लगा रहे हैं वो लोग भी घुसपैठिए हैं, अमेरिका के नहीं है ये। जितने भी ट्रम्प पर उड़े बस रही, वहाँ तो आपको तो पता है रेड इंडियन होते थे, वो तो जड़ मूल से ही नष्ट कर दिए। यूँ आज ढूंढोगे तो सब घुसपैठिए पा जाएंगे कितन की तक। तो कम से कम एक मानवीय गरिमा के साथ तो नौजवान को आप ट्रीट करें। हमारे परिस्थिति वो तो जो कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ से ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ये सोचने का विषय है। ये बच्चे जो हैं इनका क्या भविष्य होगा, या तो वो नशे में चले गए या फिर वो इधर उधर मतलब भटकते घूम रहे हैं बर्बादी करके। तो ये कृषि संकट की वजह से ही है। अगर ये कृषि संकट का हल जब तक ये नीतियाँ नहीं बदली जाएंगी, ये जो निजीकरण और उदारीकरण की, तो कृषि का हल नहीं हो सकता। ये वैकल्पिक नीतियों का सवाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी खेती बच गई ना, उसके ऊपर आप डंगर पशु रख सकते। तो अब तो ज़रूरत इस बात की है कि उस को या तो कोई कोऑपरेटिव सिस्टम ऐसा खड़ा हो जो गवर्नमेंट सपोर्ट करे उसको, कि भाई आप प्रोड्यूसर हो, उत्पादन आप करते हो, तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाई जाए, जिसको लागत मूल्य कहते हैं, वो घटे और उधर से उसका वाजिब दाम मिल जाए, तभी तो बच सकता है कुछ किसान के पास। नहीं तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं, नौकरी लगने की कोई वैसे नहीं छोड़ रखी संभावना। तो वो जब कोऑपरेटिव का कोई ऐसा मॉडल सामने आए, तो जो कंज्यूमर है, एक हो गया उत्पादन करने वाला, एक खपत करने वाला हो गया। तो आज उत्पादन करने वाले से जो खरीदा जा रहा है, हम वहाँ सेब किसानों के बीच में भी जाते हैं, कश्मीर और हिमाचल के 50 रुपये किलो बेस्ट सेब वहाँ से खरीद के 350 रुपये किलो बॉम्बे और दिल्ली की मार्केट में बिक रहा है। आप प्रॉफिट का वो देखो ना, मतलब मुनाफा कमाने का रेंज कितना बड़ा है। एक हिस्सा तो तुम शेयर कर लो उत्पादक के साथ है, तो जो कंज्यूमर है वो वही उत्पादक कंज्यूमर भी है घनी चीज़ा का।
जो पैदा कर रहा है, उनकी भी कोई कोऑपरेटिव हो तो उत्पादन वाले को भी बचाया जा सकता है और उपभोक्ता को भी बचाया जा सकता है। ये आज एक विकल्प के रूप में हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से कोई चीज़ सोचनी शुरू करेंगे योजना के रूप में तो वो आगे जाके पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट हो सकती है। अगर लोग ही नहीं चाहते एक चीज़ को तो सरकार के सरदर्दी है, वो तो कारपोरेट को हवाले सब कुछ करने को लगी हुई है। तो आज जो 3 कानून की अपन बात करी वापस हुए, ये जो मंडी का मसला है, मैं अंत में इस बात के ऊपर आ रहा हूँ जो प्रासंगिकता के रूप में, नो वेट नो रेट, कोई तोल नहीं कोई मोल नहीं, ये परिस्थिति थी। कितनी तरह की कटाई होती थी उसमें से इसमें लिखा हुआ है। तो 1939 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट चौधरी छोटू राम ने रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पे असेंबली में पास किया, तब ये मंडी अस्तित्व में आई थी। आज जो अभी 25 नवंबर को जो जारी किया है एक मसौदा, उसके अंदर लिख रखा है कृषि मंडी के राष्ट्रीय मसौदे का प्रारूप, राष्ट्रीय प्रारूप का मसौदा, यानी एग्रीकल्चर मार्केट्स को ख़त्म करने का रास्ता है ये। उसमें लिख रखा है प्राइवेट मंडी भी होंगी जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जब वही हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब वाली मंडियों के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। ये इस संदर्भ में मैं राय साहब को उस दिन कह रहा था, इन्होंने कहा लिख दो इस पे, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हम आज जब इस प्रारूप के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कि एमएसपी कड़े तो लोग, जब मंडियाँ ना रहेगी तो फिर वो परचेजिंग एजेंसी कहाँ से आएगी? उनको ये कह दिया तुम कितना ही खरीद कर लो, कितना ही भंडारण कर लो। तो वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था कि एक सीमा से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़त्म। 3 कानूनों का पुनर्जन्म कर रहे हैं ये लाके आज। ये दूसरी बड़ी चुनौती है जो फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता के रूप में देखने लगे। और आखिर में मैं एक और बात ही कहना चाहता हूँ, ये जो उनकी जो संतराम जी की बुक है, मेरे को तो अब उसमें पता चला, पहले जानकारी नहीं थी। इसके अंदर ये जो उन्होंने कानून बनवाए बतौर मिनिस्टर, अब मैं सिर्फ नाम लेऊंगा उन कानूनों के क्योंकि समय कम है। एक तो इन्होंने लिखा है कि जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट था, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 4,54,000 एकड़ ज़मीन भूमिहीन दलितों के अंदर बंटवाई चौधरी साहब ने। 4.5 लाख एकड़ दलितों में बंटवाई। और इसमें लिखा है कि जब रहबरे आजम का खिताब मिला उनको, चौधरी साहब को, वो दलितों ने इकट्ठा होकर रहबरे आजम का खिताब दिया था, हाथी पे जुलूस निकाल के। एक बात। नंबर 2, चाक जो होता है, कुम्हार जो चलाता है चाक मिट्टी बनाने के लिए, उस पर भी कर लगा हुआ था। वो ये कहते थे ये मिट्टी जो है ये तो राजा की प्रॉपर्टी है, जिससे ये चाक के ऊपर बर्तन बनाता है, तो उसका टैक्स लगता था। वो ख़त्म करवाया। 5 जुलाई 1941 को उन्होंने बीकानेर में जाके सारे कुम्हारों की सभा बुलाई और गंगा सिंह राजा जो थे, गंगा सिंह राजा को कह के उसको ख़त्म करवाया उस टैक्स को। फिर बुनकर टैक्स, ये जो खेस और जो कपड़ा बनाने वाले थे जुलाए, उनके ऊपर टैक्स था, वो ख़त्म कराया। और तीसरा इसमें अगला लिखा कतरन लगान। कतरन है जो इसका भेड़ की जो ऊन की उतार के बेच, उनके ऊपर टैक्स था। और नाइयों पे टैक्स था जो बाल काटते थे, वो टैक्स ख़त्म करवाया। और वहाँ भी उन्होंने भेड़ चराने वालों को इकट्ठा करके, भारतीय रियासतों में था, हाँ वो रियासतों में पड़ता था,
उन रियासतों से आंदोलन करके करवाए बतौर मिनिस्टर। और जो महाजनों का, मैं आगे इसमें जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, महिलाओं के लिए उन्होंने ये कहा कि बराबर अधिकार मिलने चाहिए। और पंचायतों में उन्होंने 50% का कर दिया और असेंबली में 20% का। लेकिन वो उनकी डेथ होगी 45 में, और वो जो 50% असेंबली वाला था वो लागू नहीं हो पाया तब तक। लेकिन ये तो आपको पता ही है, 2 ही बेटियां थी उनकी, और वो कहते थे मैं कोई फ़र्क नहीं समझता बेटा बेटी के अंदर। अब इन चीज़ों को उन लोगों को नहीं मालूम जिनके लिए ये संघर्ष थे। इस वजह से वो जो कास्ट वाली जो ठप्पा लगा दिया, वो ऐसा का ऐसा लगा रहेगा अगर ये बातें आगे नहीं जाती इस तरीके से। तो उनका मुकाबला कैसे हुआ, एक सवाल है ये। जो महाजन थे, क्या केवल सरकार के कलम से उन महाजनों के ऊपर अंकुश लगा दिया? रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी मनी लेंडर को, ये कानून बनाया। और ये भी बना दिया कि जमीन कुड़क नहीं हो सकती, जमीन की कुड़की नहीं हो सकती, ये कानून। बैंक वाले आज भी कुड़की करते हैं। और साथ में ये कर दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे भी जिनकी कुड़क हो चुकी उनकी भी वापस मिलेंगी, उनके ओरिजिनल जो मालिक थे उनको, किसानों को, और वो ज़मीनें वापस मिली। इस तरह कुड़की कानून ख़त्म हुआ। और ये जो अब हम कई बार ओले वगैरह पड़ जाते हैं, कहते हैं भाई मुआवजा मिलना चाहिए, उस टाइम भी किसान कल्याण कोष नाम से ऐसा कोष बनवाया था जो। फिर ये जो भाखड़ा डैम बना, ये इसकी तामीर करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। एज MLA भी वो बार बार असेंबली में कहते रहे भाई खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसे तो तुम करोगे तो बन नहीं पाएगा। उसके बाद कई बार उन्होंने वहाँ दौरे किए, और भाखड़ा डैम बनने के बाद इस पूरे के पूरे इलाके में, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, ये बात हम उसके विस्तार में नहीं, फिर कभी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा उसका लाभ किन को मिला। परंतु मोटे तौर पर जो आत्मनिर्भर बने, हम नहीं तो दाने मांगा करते। भारत तो अमेरिका से गेहूँ लेना पड़ता था। वो उस टाइम पर वो जो वो PL 480 स्कीम थी 480 की, उसके ऊपर कई ढाल की शर्तें लागू थी भारत के ऊपर कि हम जो दाने दे रहे हैं तो तुम्हें ऐसा ऐसा ये भी करना पड़ेगा। वो शर्त माननी पड़ती थी, बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। उसको तोड़ा किसानों ने। उसमें भी भाखड़ा डैम की बिजली, भाखड़ा डैम से मिला पानी, सड़कें, मंडियाँ, नई वैरायटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन चीज़ों का एक योगदान है। और आज हम जो देख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर निवेश घटने लग रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ज़मीन इनकी ले जाओ जगह जगह। और यहाँ तो इस इलाके में बहुत बड़ा इलाका जा चुका ज़मीनें, ये हम देख रहे थे रास्ते में भी आते हुए। और उसके 2013 का जो कानून है भूमि अधिग्रहण का, हमने लड़ाई लड़के बनवाया था वो कानून, वो भी लागू नहीं करते कि शहर के नज़दीक वाली ज़मीन होगी 2 गुना दाम, दूर की होगी 4 गुना। और ज़मीन के ऊपर जिन लोगों का भी रोजी रोटी चलती थी उन सब को पुनर्स्थापित किया जाए, चाहे वो किसान है और चाहे गैर भूमि वाला है जो है, वो किया जाए। वो लागू नहीं अभी तक भी हो रहा। और उसका तो नाम ही मतलब ट्रांसपेरेंसी इन कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, उस कानून का नाम है। वो कोई सा भी काम ना उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना उसमें मतलब वाजिब कंपनसेशन मिल रहा, ना रीसेटलमेंट हो रहा। बच्चों का क्या बनेगा आगे? तो ये चीज़ मतलब आज हमारे सामने चुनौती के तौर पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, और गुलिया साहब से भी खास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये केंद्र विकसित कर रहे हैं,
इसमें बीच बीच में इसी प्रकार के कोई सेमिनार, कोई पब्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता शुरू करके कि गांव की भी जो दशा बनी हुई है आज के दिन, उसका कैसे क्या सुधार हो सकता है, वो विचार थोड़े आदमियों में से ही निकलते हैं। ये विचार जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी भीड़ हो। तो मैं वो बात अधूरी रह गई कि उन्होंने मुकाबला कैसे किया महाजनों का। उस टाइम बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, जालंधर में, अमृतसर में, लाहौर के अंदर, लायलपुर में किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन। उन्होंने बाहर से दबाव डाला और उन्होंने असेंबली के भीतर से वो कानून पास करवा के तब उनके ऊपर असर डाला। और वो जब वो कानून आने लगे, अभी कितने दिनों तक तो यूनियनिस्ट पार्टी जब नहीं रही उनकी डेथ के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी आसानी से अपनाया नहीं था हमारे यहाँ के किसानों ने। उसका कारण ये था कि असेंबली में जब ये कानून पेश हुए ना, जो कर्जा वाले और इसके कुर्की के, तो कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में उसको सपोर्ट नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी को। और इनकी जो ऑल इंडिया की हाईकमांड थी, उन्होंने मैसेज भेजा कि सपोर्ट करो ये जो लेके आ रहे हैं कानून, उन्होंने नहीं किया। फिर भी इसके बावजूद भी, इसलिए किसान उस बात से चिढ़े हुए भी थे। तो ये आंदोलनों के दबाव से ही ऊपर अगर आपके अनुभव कोई अनुकूल सरकार बनती है, वो भी तब कर पाती है जब जनता आपस में संगठित हो जाए। और उसके संगठित होने में जो भी विभाजन, चाहे वो जाति के हैं, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन है, चाहे वो ये सांप्रदायिकता के हिंदू मुस्लिम करने के, इनसे जूझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे ये अनुरोध, मेरे पास भी एक आर्काइव है, वो ऑनलाइन है आर्काइव, मैं राय साहब को तो भेजा था उसका लिंक, उसकी ज़रूर तो वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, किसान आंदोलन का आर्काइव। और ये जो लाइब्रेरी जो भी यहाँ पर एक केंद्र स्थापित हो रहा है, मैं फिर से प्रोफेसर हरि सिंह जी को भी नमन करता हूँ, उनकी स्मृति में सर झुकाते हैं, तो छोटूराम को भी नमन करते हैं। और ये आने वाले समय में जो भी कुछ बन पड़ेगा, हम किसान आंदोलन की तरफ से भी उसके साथ जुड़ के काम करने के लिए अपनी पूरी दृढ़ इच्छा प्रकट करते हैं साथियों। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, मैं बात सर छोटूराम पे ही करूँगा और सर साहेब पे, क्योंकि हम फौजी लोग उनको सर साहेब कहते थे। जैसे जो अभी पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ उनको लोग रहबरे आज़म कहते थे, हम उनको सह साहेब कहते थे। अच्छा, हाँ। तो आपको एक विडंबना जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी एक दुराभास नहीं देखते आपके हमारे दिल में सर छोटूराम हैं। और वैसे हम कहते हैं कि हमारा तो भला करने वाले बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और तुम्हारे जितने कानून जब ये इतनी देर बात हुई थी, कॉमरेड साहब ने की थी, वो सारे बने तब जब सर साहेब थे और अंग्रेज़ था। देखिए, आपको हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सर साहेब ने पहला जो लेख लिखा था अपनी ज़िंदगी का, वो लिखा था जब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में थे। कॉलेज की पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने गांव, जो उस समय के गांव थी, उनके काफ़ी आलोचना की थी। लेकिन उन्होंने वो लेख का जो अंत किया था, वो सॉल्यूशन देके किया था कि होना क्या चाहिए, हम क्या करें, हमारी पंचायतें कैसे अच्छी हों, हमारा जो नारी शक्ति है उसका ज़्यादा इस्तेमाल समाज में कैसे हो, इन सब बातों का। तो ये एक मर्म है सर साहेब की राजनीति का। सर साहेब की जो राजनीति थी वो थी एम्पावरमेंट की। उन्होंने आपको, आपके अंदर हिम्मत डाली, यानी जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर हिम्मत डाली कि तुम खड़े हो और अपने हालात को सुधारो। क्या हुआ? शिक्षा संस्थाएं बनी, जाट शिक्षा संस्था बनी। उनको देख के बाकी समाजों ने भी अपनी शिक्षा संस्थाएं बनानी शुरू की।
सर साहब को जहाँ पे कानून का सहारा लेना था वहाँ पे उन्होंने कानून का सहारा दिया, लेकिन उनका पूरे समय में मकसद था एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो 90% जनता थी जो गांव में रहती थी उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, एक बराबरी में मुकाबला करने का मौका मिले। सन 45 के बाद क्या हो रहा है कि एक विक्टिमहुड की राजनीति हो रही है। विक्टिमहुड मतलब मेरे साथ बुरा हो रखा है। हर कोई आज के दिन ये राजनीति कर रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, वो समाज को बांट रहे हैं। कोई कहता है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, दलितों के साथ बुरा हो रहा है। कोई कहता है कि मैं अगड़ों का मसीहा हूँ, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। कोई कहता है कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। कोई कहता है तुम मेजॉरिटी हो, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। ये विक्टिमहुड की राजनीति है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और सर साहब का यही एक जीवन संदेश था हमारे को कि कौशल करो, अपना काम करो, विक्टिम मत बनो। मैं कभी उनके नाम के साथ दीन बंधु नहीं लगाता, क्योंकि उनके जो अनुयायी थे वो दीन नहीं थे, वो कर्मठ थे। सर साहब के जितने काम हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, रचनात्मक कार्य थे। उन्होंने कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाया। ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि हम बनिया एक शब्द बना दिया, बनिया हमने उसको साहूकार के पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल कर दिया। सर साहब ने कभी बनिया को बुरा नहीं बोला, उन्होंने साहूकार को बुरा बोला। और उस समय बहुत सारे साहूकार जाट भी थे, अकेले बनिया ही नहीं थे। तो सर साहब का जो था संघर्ष वो उन सब के खिलाफ था जो किसी भी किस्म से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे। अब यहाँ से हम आते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास आता है, हमारे अंदर जो एक आत्मसम्मान की भावना आती है, उसकी नींव में होता है पत्थर जिसको कहते हैं कल्चर, यानी आपकी संस्कृति। अगर आपकी संस्कृति के बारे में ही आपको शक है और हर कोई आपको उदाहरण देता है, उसको देखो वो उसके अंदर ये अच्छा है, उसको देखो ये, आप अपने बच्चे को देख लो, आप अपने बच्चे को उदाहरण देने लग जाओ, देखो फलाने का बच्चा इतना अच्छा है, वो अच्छा। आपके बच्चे की जो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी उसकी परफॉर्मेंस है वो एकदम से नीचे आ जाएगी। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास आइकॉन नहीं है। आइकॉन नहीं है क्योंकि आइकॉन का मतलब होता है ऐसे उदाहरण। आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, कोई एक यूनिवर्सिटी मुझे दिखा दीजिए जिसका सभागार, जिसकी लाइब्रेरी किसी भी हरियाणवी के नाम पे हो। आप बंगाल चले जाइए, पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, एक स्टेट यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए जिसका कोई भी सभागार, लाइब्रेरी किसी नॉन तमिलियन, नॉन पंजाबी, नॉन बंगाली के नाम पे हो। क्यों भाई? आप लोगों का कुछ था ही नहीं क्या? था, लेकिन हमें अपना संजोगना नहीं आता। अब आप देखिए 1803 में इस इलाके में अंग्रेज़ आता है, 1847-48 तक वो पंजाब पे भी काबू कर लेता है, और 1857 के बाद हमारे को यूपी से हटा के और पंजाब का हिस्सा बना दिया जाता। अब उस समय वो जब सर्वे कर रहे हैं तो वो इस इलाके की बड़ाई करते हैं। ये मैं लिखित बात बता रहा हूँ, मैं ये लिखी हुई है, मैं कोई हवा में नहीं बात। किस बात पे बड़ाई करते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पे एक ग्रामीण गणराज्य है, यहाँ के जो गांव हैं वो अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था रखते हैं, उसके अंदर सभी जातियों के लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अगर किसी गांव से किसी भी जाति का व्यक्ति, छोटी जो यहाँ के गांव हैं वो ज़्यादातर एक जाति पे आधारित हैं। गांव
जाटों का गांव, राजपूतों का, ऐसे रांगड़ों का। लेकिन वहाँ से अगर कोई जो कम नफरी वाले आदमी हैं उनमें से कोई चला जाता है तो उसका गांव के ऊपर दबा माना जाता है कि भाई इससे ये इसीलिए गया क्योंकि इसको शायद यहाँ न्याय नहीं मिला होगा। एकमात्र एरिया उनको पूरे भारत में दिखता है जहाँ पे बेगार नहीं है, कोई किसी दूसरी जाति वाले से मुफ्त में काम नहीं कराता, बंधा हुआ है कि भाई तुम्हारा ये काम तुम्हें तो पक्का किसान के साथ करने हैं और इसके बदले में तुम्हें ये तो मिलना ही है, नाई का 1 मन, फलाने का चमार का 2 मन, इस ढंग से। उसके अलावा अगर तुम कोई काम करोगे तो उसका तुम्हारे को एक्स्ट्रा मिलेगा। एक व्यवस्था है जो उस समय की सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था है, और लोग कहते हैं हमारा कल्चर नहीं है। क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि हमें नहीं पता है ये हमारी व्यवस्था थी, हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ये जो ग्रामीण गणराज्य की व्यवस्था थी इसका आधार था मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी का मतलब था प्रोड्यूस का पैसा नहीं काउंट होता था, उसका मोल नहीं रखा जाता था। प्रोड्यूस का इस्तेमाल होता था सस्टेनेंस के लिए, पूरे समाज के लिए। प्रोड्यूस आया है तो भाई इतना हिस्सा, वो जैसे मैं अभी कह रहा था कि उसको मिल रहा है क्योंकि वो कुछ सेवाएं दे रहा है, बंधी हुई सेवाएं, उनके अलावा दे रहा है तो और पैसा मिल रहा है। तो ना तो उसकी सेवा का मूल्य था ना इसके अनाज का मूल्य था, दोनों का आपस में मिलजुल के काम चल रहा था। इसको कहते हैं मॉरल इकोनॉमी। आज के दिन ब्राज़ील के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो वो लोग वहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट है वो ये कहता है मॉरल इकोनॉमी लेके आऊँगा मैं। जो हमारे पूर्वज यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। हम दूसरों के गुण गाते रहेंगे, उनका फलानी चीज़ अच्छी है, उनकी फलानी चीज़ है। तुम्हारा क्या अच्छा है तुम्हें पता है क्या? अपने दादा का भी नाम नहीं पता। यही चीज़ हम जब सर साहब को देखते हैं तो हम बेकार की बातों में उलझा देते हैं उनको। सर साहब का सीधा सा काम था आत्मविश्वास पैदा करो, आत्मसंबल पैदा करो, आगे बढ़ने के साधन पैदा करो। और जो नेगोशिएशन, ये एक ना फ्रीडम स्ट्रगल, अंग्रेज़ों का पिट्ठू, ये एक बात बड़ी लोग बनाते हैं। जैसे कुछ लोग तो ऐसे थे जो तलवार लिए घूम रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ने, और कुछ लोग ऐसे थे जो भाई उनको उनके मालिश कर रहे थे। बकवास है। जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी 1916 से शुरू करके आप इतिहास शुरू कर लो, उससे पहले कोई फ्रीडम स्ट्रगल था ही नहीं। 3 बार अंग्रेज़ों ने यहाँ पे वो क्या कहते हैं अश्वमेध युद्ध यज्ञ किया था। 1877 में, 1903 में और 1911 में सारे बुलाए थे, सारे जाके हाथ जोड़ के आए थे, दिल्ली में दरबार हुए थे। तो तब तक तो कोई था ही नहीं। उसके बाद हर कोई नेगोशिएट कर रहा था। नेगोशिएट मतलब लेन देन। कांग्रेस नेगोशिएट कर रही थी कि हम तुम्हारे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट देंगे, तुम बाद में हमारे को ये अधिकार दे देना। उनके हिसाब से नहीं मिला, उन्होंने फिर आंदोलन कर दिया। फिर कुछ दिन बाद बोले कि अच्छा हम सरकार में शामिल हो जाएंगे, इलेक्शन में आ गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। फिर जब उनको लगा कि अब ये सही समय आ गया है, इनसे दूर हट जाएं, तो रिज़ाइन कर दिया। ये सारा कुछ नेगोशिएशन था। कभी जुड़ गए, कभी हट गए, सब कर रहे थे। सर साहेब का आप उनको नहीं पढ़ो, उनके जो अपोजिशन में थे उन लोगों को पढ़ो। असली बात तो मेरे बारे में, मेरा जो, अब अगर मेरा कोई दोस्त है वो तो मेरे बारे में अच्छी ही बोलेगा, उसको पढ़ो ना जो मेरे प्रतिद्वंदी था। उनकी ऑनेस्टी ऑफ पर्पस और उनका अपने प्रिंसिपल के प्रति डेडिकेशन, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि पॉलिटिकली मुझे ये करने से वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। एक इलेक्शन उनको यहाँ हरवाया भी था हम लोगों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने। बैक आए गए थे हम, बिके भी थे कुछ। तो ये जो बात है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए।
कि सर साहब क्या थे असलियत में। सर साहब का पूरी की पूरी राजनीति थी एम्पावरमेंट की। वो उतना ही नेगोशिएट कर रहे थे जितना बाकी पॉलिटिशियन कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ। उनकी नेगोशिएशन ज़्यादा कामयाब थी। उन्होंने अपने लोगों को एक अच्छा फ्यूचर दिया, जिसके कारण हम आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन हम वो भूल गए कि उन्होंने हमारे को फ्यूचर कैसे दिया था। ये अगर आप उनके कानून देखो, और ये सिर्फ कानून नहीं, वो कई कमेटियों के मेंबर भी रहे। तो डिलिमिटेशन कमेटी भी थी, उसके भी मेंबर थे। उन्होंने वो एक कमीशन आया था उस टाइम, उसको भी उन्होंने सजेशंस दिए थे, जिसके पावर डिवोल्यूशन हुआ था। तो एक आपको सीक्वेंस दिखती है पहले से और आखिर तक, एक सीक्वेंस है कि मैं ये कदम, एक तरह से वो जीना चढ़ रहे थे कि इसका पहला स्टेप ये है जीने का, और छत पे पहुंचने पे ये स्टेप आएगा। इस तरह से ये जो 16 मोटे बातें उनकी की हैं वो थी। और जैसा कॉमरेड साहब ने बताया था कि जब रजवाड़े वगैरह से जो किसान थे राजस्थान वगैरह से, उन्होंने जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने वहाँ पे भी इंटरवीन किया, और वहाँ पे ये सारे जो टैक्स थे, ये आजकल बड़ा वो नए नए हीरो पैदा हो रहे हैं, तो जिनमें से कुछ हैं उस समय के उन राजाओं को भी आजकल मालाएं पहनाने लगे। राजस्थान में हिंदुओं के अंदर भी एक टैक्स का स्लाइडिंग स्केल था, ब्राह्मण को कम से कम और सबसे जाट को सबसे ज़्यादा, जहाँ तक किसानी का सवाल था। और बाकियों का जैसे बुनकर के ऊपर टैक्स, उसके भेड़ के ऊपर टैक्स, ऊँट के ऊपर टैक्स, वो तो थे ही, घास पे टैक्स। तो ये सब बातें जो थी, ये सर साहब का था सबके लिए काम। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो जाति विशेष के नहीं थे। हमारा हरियाणा 90% उस समय गांव में रहता था। गांव के अंदर जो केंद्र बिंदु था गांव की इकोनॉमी का, वो किसान था। अगर उन्होंने किसान को आगे बढ़ाया तो वो बाकी सारों के उसका फल मिला है। और वो काम उन्होंने किया था व्यवस्था को। देखिए, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ये दो मोटे जरिए होते हैं। आम तौर पे जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, ये इवॉल्व हुआ है। हाँ, जैसे वो डार्विन कहता है कि बंदर थे और उसके बाद इवॉल्व होते होते हम वो बन गए, आज के दिन में आ गए। तो इवोल्यूशन जो है वो एक बेटर ऑप्शन होता है रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपने पहले वाले को एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया और एक नया सिस्टम आने में बड़ा समय लगता है। एक सिस्टम की हज़ारों परत होती हैं, हज़ारों जड़ें होती हैं, बहुत सारे सब संबंध, चाहे वो पारिवारिक संबंध है, चाहे वो सामाजिक संबंध है, चाहे आपके इकोनॉमिक संबंध है, वो सब जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप रेवोल्यूशन लाते हो तो सब के सब डिस्टर्ब होते हैं और नया होने में समय लगता है। जबकि इवोल्यूशन, तो एक इवोल्यूशनरी लीडर हमेशा बेटर होता है, और सर साहब एक इवोल्यूशनरी लीडर थे। उनके जो समय में जो लोगों के अंदर एक जागृति आई, एक अपने को आगे बढ़ाने का जो जज्बा आया, जो आपको दिखता है इनमें से शिक्षण संस्थाओं में, इन सब में, तो ये चीज़ें हैं। और सर साहब किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वो सब के नेता थे। और उन्होंने गांव को केंद्र इसलिए लिया क्योंकि 90% लोग गांव में रहते थे। गांव आगे नहीं बढ़ता तो वो समाज ही आगे नहीं बढ़ सकता था। और उन्होंने कभी किसी सामाजिक कुरीति का सपोर्ट नहीं किया। चाहे आप उनका वो सेंट स्टीफन वाला पहला लेख ले लो, और चाहे उनका जो आखिरी कार्य है वो ले लो। तो इसको संदर्भ में समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को बताएं। हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम किसी और से बात करें तो हम उसको भी बता सकें संदर्भ में कि हमारे सर साहब क्या थे, वो हमारे आइकॉन हैं। अगर जब तक आप उनके नाम के सभागृह आपकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होंगे, आपका उत्थान नहीं होगा। और वो सभागृह होने चाहिए सबकी सहमति से। बाकी लोग भी, बाकी जो समाज हैं वो भी ये माने कि हाँ इस व्यक्ति ने हम, और वो काम हमारा है, ये हमें करना है। इस विक्टिमहुड की राजनीति से निकलो। समाज समाज के तौर पे ही चलेगा, सबकी ज़रूरत होती है।
और सबको साथ लेना, जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, हमारी जिम्मेवारी है, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। और अपने इतिहास को समझो, आपका गौरवशाली इतिहास है। आप किसी राजा के यहाँ सलाम मारने नहीं गए, आप मालिक मौजा रहे हैं। पर्शियन भाषा का एक शब्द है मालिक मौजा, यानी उस जगह के मालिक आप थे, आपके पूर्वज उस जगह के मालिक थे, आप लोग उस जगह के मालिक हो। और ये मालिक का कर्तव्य है कि बाकी सबको साथ लेके। थैंक यू। कुछ बातें जो प्रोफेसर हरी सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने छोटू राम से हमारी दोस्ती कराई। तो हम तो जानते नहीं थे छोटू राम क्या नाम है और क्या उनका काम है। तो यूपी के रहने वाले थे, हरियाणा काडर था, यहाँ पे नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी जो आदमी करता है, अफसरी करता है, वो थोड़ा वैसे ही कटा रहता है पब्लिक से। तो छोटू राम से दोस्ती कहाँ होती है। लेकिन 86 में मुझे याद पड़ता है, मैं रोहतक में एसपी लगा, तब झज्जर रोहतक का हिस्सा होता था 86 में। तो ये प्रोफेसर हरी सिंह आए एक दिन और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जो है, वो पत्रिका निकालते थे किसान मसीहा नाम से, और बड़े उस समय भी मेरा ख्याल वो उनकी उम्र काफ़ी थी, क्योंकि मैंने जब भी देखा उन्हें उसी उम्र में देखा। सही बात तो ये, कोई मैंने उन्हें जवान तो कभी देखा नहीं और बूढ़ा होते कभी देखा नहीं। आप सबने देखा ही होगा कितनी एनर्जी होती थी उनके अंदर। जैसे बता रहे थे वो चलते थे, तो उस ज़माने में हम भी उनके साथ तो नहीं चल पाते थे। सही बात तो ये है। और एनर्जी इतनी, थॉट इतने तेज़ चलते थे कि बोलने से पहले वो लिखना शुरू कर देते थे। कागज़ सामने रखा रहता था, बोलते बोलते कुछ तो बोले जा रहे हैं, कुछ लिखे जा रहे हैं, और बोलने के बाद वो कागज़ पकड़ा देते थे जाते जाते। उसमें उनके सारे विचार जो है, ताकि आप इसको आराम से पढ़िए और इसे मनन कीजिए वगैरह होता था। तो खैर धीरे धीरे जब वो बातें करने लगे और बताने लगे तो दिलचस्पी पैदा हुई चौधरी छोटू राम में, और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें तो आप कहते रहते हैं, इसको कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग जो है इस पर अमल करते हैं और कितने अपने पास रिटेन कर पाते हैं। तो क्यों ना इसकी एक किताब बना दी जाए, छोटू राम से दोस्ती, साहित्य से दोस्ती जैसा एक मुहिम शुरू किया था। और फिर वो प्रेमचंद से दोस्ती और भगत सिंह से दोस्ती चल रही थी, तो हमने कहा छोटू राम से दोस्ती बनाई जाए, ताकि गांव में जब हम बात करते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं। नाम तो सबने सुना ही हुआ है, लेकिन वो कहते क्या थे शायद ये बातें पता नहीं होती। तो इस पर वो, हेलो गया, आवाज़ आ रही? अच्छा खैर, तो इस पर वो सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो मेरे सामने ही हैं। और वो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी जानते थे, उर्दू तो खैर बहुत अच्छी जानते ही थे। और उन्होंने कुछ तमाम जो है वो आर्टिकल्स और तमाम चीज़ें मेरे सामने रखी, और फिर हम उनसे डिस्कस करते गए और हमने उसमें से कुछ चीज़ें छाँटी। वो ये जो किताब है छोटू राम से दोस्ती, ज़रा दिखा दीजिए तो किताब। तो इस किताब की शक्ल में वो आर्टिकल्स जो है फिर वो छापे गए। इस किताब में आप पाएंगे कि इसके 2 भाग हैं। इसमें मुख्य जो जोड़ था उनका वो यही था कि साहब आप अपने, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया भी, कि अपने दुश्मन को पहचानो भाई। आज क्या है कि दुश्मनी छोटू राम बन करके उनके कैंप में घुसा बैठा हुआ है। पूरा कैंप जो है दुश्मनी चला रहा है और कह रहा है कि वो जो टॉलस्टॉय का बड़ी मुश्किल से छांट करके निकाला था। मुझे याद है बहुत दिन लगे थे वो उद्धरण छांटने में टॉलस्टॉय का। कौन सा उद्धरण जो बिल्कुल सही बैठता है इनकी रचना। हाँ, तो वो छाती पे बैठे ही लोग हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। असली दुश्मन तो साथ ही बैठा हुआ है, वही जो है उसको घुमाता है फिराता है, उससे स्टेटमेंट दिलाता है, उससे वोट दिलाता है, सारी चीज़ें करता है। और तो दुश्मन को पहचानने वाली जो सीढ़ी है वो उस पर लगातार फेल होना पड़ रहा है। और उसके बाद बोलने की बात तो उसके बाद में आएगी ना, जब दुश्मन को पहचानोगे, वरना बोलोगे कैसे। तो प्रोफेसर हरी सिंह ने दोस्ती कराई और ये किताब बनी, और सारी ज़िंदगी मुझसे मिलते रहे। प्रोफेसर साहब जब भी एक्टिव थे, आखिरी के शायद कुछ महीने इनएक्टिव हुए होंगे जीवन के, 1 महीना एक्टिव रहे। मुझे याद है जब उनके आखिरी 2-3 दिन थे, तब भी मैं एक बार घर गया था उनके, और उनसे आखिरी मुलाकात भी की थी मैंने। और उनके अंत्येष्टि में भी मैंने हिस्सा लिया था, इसी गांव में हुई थी। मैं द्वारका रहता था, हाँ उस ज़माने में द्वारका रहता था। तो बहुत सी अब चीज़ें हैं जो मतलब
ऐसे तो बैठो तो याद आती जाती हैं, कहते जाओ वगैरह वगैरह। और ये भूप सिंह गुलिया तो जब वो मुझसे पहली बार मिले थे तो ये अभी इनकी नौकरी वगैरह शायद शुरू नहीं हुई थी, या कोई कच्ची नौकरी करते थे ये कहीं, कच्ची सी नौकरी करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि मेरा ये बेटा जो है बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और वास्तव में बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं तो कोई इनको कहता हूँ कि तुम इतने बड़े कलाकार हो, लेकिन काम भी तो कोई बड़ा करो ना। तो अब देखो इन्होंने ये काम बड़ा तो शुरू किया है, अब ये काम कैसे सिरे चढ़ता है ये देखने वाली बात है। जिसको इन्होंने प्रोफेसर हरि सिंह शोध केंद्र की बात की है, लेकिन इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि आज खाली हमको प्रोफेसर हरि सिंह को और छोटू राम को याद करना है। खाली याद करने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये कि हम याद क्यों कर रहे हैं और उससे हम क्या करना चाहते हैं। शोध केंद्र भी उसी दिशा में एक कदम है, ये तो समझना ही चाहिए। और क्या चीज़ें कार्यभार हम ले सकते हैं, एक तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो उनके छोटू राम को अध्ययन करते हुए जो मेरी समझ में आई। पहली बात तो वो किसान को हमेशा एक वर्ग के रूप में संबोधित करते थे। वर्ग जो है वो एक मार्क्सिस्ट भाषा है, कोई वर्ग के रूप में देखने की जो दृष्टि है वो कोई हिंदुस्तानी दृष्टि नहीं है। लोगों को वर्ग के रूप में देखने की दृष्टि जो है वो मार्क्सवाद की देन है, और वो हमेशा किसान को एक वर्ग के रूप में कहते थे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, इस किताब में तो नहीं, लेकिन एक दूसरी किताब जो बाद में दीपचंद निर्मोही जी ने लिखी, उनकी छोटू राम की क्रांति यात्रा नाम से, उनके जीवन के लिए तमाम सामान्य लोगों के लिए लिखी थी। उसमें फिर मैंने एक पेज इंट्रोडक्शन लिखा था, उसमें उस वर्ग की बात को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि वो किसान, दीपचंद निर्मोही ने लिखी है। ओके, अच्छा, हाँ, उसको मंगा भी सकते हैं, गाड़ी में होगी। खैर चलो, अच्छा, भी दिखाते हैं। नहीं आज तक देखी नहीं? अरे वो तो हमने बेची भी थी यहाँ अच्छा। ढासा पे। ओके, हाँ, आप तो लाए हो गए। हाँ, मैं लेकर आया था। ओके ओके। गुड, उसको पढ़ेंगे। नहीं, वो तो उन्होंने लिखा है, उनका जीवन का के प्रसंग लिखे हुए हैं सारे, अच्छा, ताकि वो उन लोगों के लिए है जो सामान्य लोग हैं। और जो हो गया, हेलो, तो ये प्रोफेसर गुलिया के हाथ में जाके ठीक होता है माइक भी जो है, इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक चीज़ तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार किसान को एक वर्ग के रूप में देखा है। कोई भी जो किसान को जाट के रूप में देखता है, या रोड के रूप में, या गुजर के रूप में, या इस रूप में, या सैनी के रूप में देखता है, तो वो जो है कम से कम छोटू राम का दोस्त तो नहीं है। बाकी और जिसका मर्जी उसका दोस्त है, वो वाली बात नहीं कर रहा है जो छोटू राम कर रहे थे। दूसरी चीज़, उन्होंने एक बड़ी सही बात कही है, अभी मुझे ध्यान आया जब गुलिया जी बोल रहे थे कि भाई रोज़गार की बात, तो वो बहुत बड़ी, मतलब देखो कितनी सटीक बात कहते हैं। वो इन्हीं लेखों में है, किसी लेख में, अब मुझे तो बहुत दिन हो गए इन लेखों को पढ़े हुए, जिसमें वो कहते हैं कि साहब आप जो ये क्राइटेरिया बनाते हो, नौकरियां देते हो, शहरी लोगों को सारी नौकरियां ले जाते हैं, वो क्यों ले जाते हैं? वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही ऐसे बनाए हुए हैं कि शहरी आदमी को नौकरी मिलेगी। अब उसको मैं पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि यार बात तो सही है। अब हमने IPS की परीक्षा पास की थी और लॉ के पेपर लिए थे, लॉ के पेपर पढ़ लिख करके और कुछ जनरल नॉलेज और कुछ अंग्रेज़ी लिख करके हम पास हो गए और IPS बन गए। अगर मान लो परीक्षा ये होती कि आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है, जो सबसे ज़्यादा दौड़ेगा वो IPS बनेगा, तो हम थोड़े आते, तो कोई गांव का आदमी आता। तो अगर क्राइटेरिया बदल दो तो मेरिट लिस्ट बदल जाती है। ये बात छोटू राम ने कही है इसी लेख में कि भाई आपके हमारे बच्चे अगर नहीं आते नौकरियों में तो इसीलिए तो नहीं आते क्योंकि आपने क्राइटेरिया अपने हिसाब से लगाया हुआ है। लेकिन उस बात को भी हमें कर लेना चाहिए कि सल्यूशन की बात प्रोफेसर गुलिया ने कही थी और उन्होंने थोड़ा जिक्र भी किया था कि भाई एनिमल किंगडम में कहीं भी बेरोज़गार नहीं है, कोई भी एनिमल किंगडम में कोई बेरोज़गार नहीं है। यानी जो गली का कुत्ता है वो भी बेरोज़गार तो नहीं है ना। और हम में सब में जिन्होंने ज़माना देखा हुआ है पुराना, उनको ध्यान होगा कि गांव में बेरोज़गारी नहीं हुआ करती थी। गांव में गरीबी तो होती थी लेकिन बेरोज़गारी नहीं होती थी। भाई हमारे भी जो गांव थे पूरी उत्तर प्रदेश के, बहुत ही गरीब लोग होते थे वहाँ पे, किसान भी गरीब होता था।
जो किसान अच्छा खासा खाने पीने वाला होता था उसको जमींदार कहते थे, बाकी किसान को गरीबी किसान होता था। वो प्रेमचंद वाला किसान था, 1.25 सेर गेहूँ वाला, जिसने कर्जे ले लिए और लगातार काम किए जा रहा है। तो रोज़गार अगर एनिमल किंगडम में कहीं नहीं है और मनुष्य में ही खाली रोज़गार है तो उसकी कोई वजह होगी ना। इसका मतलब जो एनिमल किंगडम की व्यवस्था है वो रोज़गार के साथ है, और जो मनुष्य ने व्यवस्था बनाई है वो बेरोज़गारी के साथ है। तो मनुष्य की व्यवस्था से ही बेरोज़गारी पैदा हो रही है और मनुष्य की व्यवस्था से ही बेरोज़गारी जा सकती है। अब हमें वो मॉडल देखने चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मौजूद हैं, जहाँ की बेरोज़गारी को टैकल किया गया है। ऐसे कई समाज हैं जहाँ बेरोज़गारी को बड़ा अच्छी तरीके से टैकल किया गया है। और मैं एक छोटी सी बात इसलिए यहाँ पे कहना चाहता हूँ क्योंकि ये समस्या उठ गई है, या ये प्रश्न या इशू उठाया गया है, और इसको छोटू राम ने भी एड्रेस किया है। उन्होंने उस रूप में तो नहीं कहा जैसे मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भाव ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने एक समाज की बात की है। उन्होंने किसान को एक वर्ग के रूप में देखा है और गांव को एक समाज के रूप में देखा है। अगर जैसे ही आप इस चीज़ को समझिए कि समाज, गांव समाज के अंदर बेरोज़गारी नहीं होती, गरीबी तो थी लेकिन बेरोज़गारी नहीं थी। कोई आदमी नहीं था जो हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ। तो उसकी वजह क्या थी? वजह क्या थी कि रोज़गार जो है दो तरीके के हैं। एक तो इंडिपेंडेंट रोज़गार है और दूसरा इंटरडिपेंडेंट रोज़गार है। इंडिपेंडेंट रोज़गार क्या है? इंडिपेंडेंट रोज़गार है कि आपने एक लॉ कॉलेज बना दिया, उससे सैकड़ों वकील निकले जा रहे हैं। एक आपने बीएड कॉलेज बना दिया, उससे सैकड़ों टीचर बन के निकले जा रहे हैं। आपने एक मंदिर बना दिया, वो कहते हैं 500 आदमी तो यहीं रोज़गार पा जाएंगे। कुछ तो भीख मांगेंगे, कुछ जो है प्रसाद बेचेंगे, कुछ जो है वो फूल मालाएँ बेचेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ वैसे करेंगे। कुछ कहते हैं उनका बाबा जी, एक बाबा जी बन जाते हैं तो सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट रोज़गार है। इंडिपेंडेंट रोज़गार से कभी समाज में रोज़गार ख़त्म नहीं होता, बल्कि बेरोज़गारी बढ़ती है। दूसरा है इंटरडिपेंडेंट रोज़गार, जो हमारे गांव का मॉडल था पुराने ज़माने का, जहां हर रोज़गार दूसरे रोज़गार पर डिपेंडेंट था। एक आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट था, बी सी पे था, सी डी पे और डी ई पे। तो इंटरडिपेंडेंट मॉडल जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे बेरोज़गारी जाएगी। इंडिपेंडेंट मॉडल जहाँ इस्तेमाल करोगे वहाँ बेरोज़गारी नहीं जाएगी। इस चीज़ को इन्होंने हिंट किया हुआ है, इन्हीं शब्दों में नहीं लिखा है लेकिन हिंट किया हुआ है, गांव को एक समाज के रूप में देखते हुए। अब सवाल ये है कि मतलब हम जब यहाँ बैठे हैं और एक अध्ययन केंद्र बन रहा है या शोध केंद्र बन रहा है, तो कोई भी शोध केंद्र और जो प्रोफेसर हरि सिंह के नाम बनेगा, अगर उसको आप छोटू राम से नहीं जोड़ेंगे तो उस शोध केंद्र का कोई मतलब होता नहीं। हमने शोध क्या करना है? प्रोफेसर हरि सिंह पे शोध क्या करना है? भाई यही शोध करना है कि जो उनका सारा ज़िंदगी का मिशन था, उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर आप आगे नहीं बढ़ाते तो शोध कर के और पीएचडी के पोथे इकट्ठे करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को आगे बढ़ाते हो तो उसका कोई फ़ायदा है केंद्र का। तो मेरी भी इनसे जिक्र हुआ था कि भाई आप इसका डिस्प्ले एक ऐसी रूप में करो कि ये छोटू राम म्यूज़ियम के रूप में डेवलप हो जाएगा ये, जहाँ की जैसे कि अभी कॉमरेड इंद्रजीत ने कहा भी कि एक आर्काइव भी उसमें डिस्प्ले हो सकता है। और किसान म्यूज़ियम या छोटू राम म्यूज़ियम का कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा संघर्ष अभी हमने देखा, अगर विश्व में ऐसा संघर्ष तो मैंने तो कभी देखा नहीं भाई। मैंने काफ़ी किसान आंदोलन पढ़े हैं और उनका इतिहास भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा संघर्ष जो 1 साल चले और पूरी सरकार को, एक ऐसी सरकार को जिसको कि सिवाय अपनी ज़िद के और कोई चीज़ आती नहीं है, और जो बिल्कुल ही मतलब घमंडी तो नहीं, फासिस्ट सरकार है पूरी तरीके से। घमंडी क्या है? घमंड तो बहुत से लोगों में होता ही है, लेकिन मतलब तो फासिस्ट घमंड है उनके अंदर। और उनकी जो विचारधारा है वो वही है जिनके बारे में छोटू राम कहते हैं कि भाई दुश्मन को पहचान लो। और उस सरकार को झुका करके और ये आंदोलन ख़त्म होता है। तो 1 साल ये जो आंदोलन चला है, और जिसमें कि औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, बड़ों ने, और हज़ारों की संख्या में, और वो पूरा का पूरा जनता के सहयोग से चलाया गया। ऐसे नहीं, वैसे नहीं चला, बिल्कुल। और पूरे के पूरे मतलब हर सीज़न में चला। तो एक ऐसे आंदोलन को अगर आप शोकेस ही नहीं करेगा, कौन सा जगह शोकेस करेगी? खाली उनको दूध पिला करके हमने विदा कर दिया, ये तो एक हो गया, लेकिन वो शोकेस भी तो होना चाहिए ताकि लोग उससे प्रेरणा लें।
तो उसके लिए छोटू राम म्यूज़ियम जो है वो ये एक अच्छी जगह है, इसकी शुरुआत कर सकते हैं गुलिया जी। इनको कुछ एक टीचर्स को छांटना चाहिए, और टीचर से मेरा मतलब वो नहीं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये सभी लोग, जैसे हमारे कर्नल साहब भी एक टीचर हो सकते हैं, इसके लिए इंद्रजीत साहब भी टीचर हो सकते हैं, शिवरान साहब टीचर हो सकते हैं, और भी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो कि उसके टीचर हो सकते हैं। जो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका बीच बीच में आके इंटरेक्शन करें, चाहे 8 लोगों से 10 लोगों से इंटरेक्शन करें, और उनको थोड़ा छोटू राम में और पारंगत बनाएं। तो एक तो ये लगातार ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोस्ती की संख्या ये मान लो कि मुझे साल भर में 100 लोगों को भी कि छोटू राम से दोस्ती करानी है, तो आप बड़ा काम कर रहे हो। आप प्रोफेसर हरि सिंह की मेमोरी को वास्तव में आगे ले जा रहे हो। और म्यूज़ियम अगर आप बनाओगे तो म्यूज़ियम को का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जो किसान आंदोलन हुआ है वो शोकेस किया जाए। आखिरकार इतना बड़ा आंदोलन हो गया और अभी भी चलता ही जा रहा है, और तरह तरह के लोग बातें अपनी करते हैं, लेकिन अगर उस आंदोलन को समझना हो के लिए हमें एक जगह जाना हो कि कहाँ जा कर के हम उस आंदोलन को समझ सकते हैं, तो ऐसी कोई जगह न तो है, न कोई बनाने की बात की गई है। जाहिर है इसके लिए कुछ जो है जज्बे के साथ साथ कुछ पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो जब भी आप इस आंदोलन को बनाने के करीब पहुँचे तो भाई मैं तो अपनी ओर से 1 लाख रुपए आपको दे दूँगा, और मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत से लोग इसमें सामने आएंगे, आगे आएंगे। जैसे जैसे आप उसको फिज़िकल रूप में ढालते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि तमाम लोग उसमें शामिल होते जाएंगे और आपको सहयोग देते जाएंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने बड़े पुराने दोस्त प्रोफेसर हरि सिंह की याद को ताज़ा कराया, और जो सही शब्द है आइकन का, चौधरी छोटू राम की स्मृति को और उनके जो इंस्पिरेशन को मजबूत कराया। और अक्सर ये कोशिश की जाती है, जैसे कि कर्नल साहब ने भी कहा था कि उनको एंटागोनाइज, जैसे कि मान लो जो नेशनल फ्रीडम की बातें कर रहे थे लोग, और जो छोटे राम जो बातें कर रहे थे उनमें कोई बहुत बड़ा ऐसा विरोधाभास था या कोई उनमें एनिमोसिटी थी। इसमें जो लेख हैं उसमें एक लेख तो एक खंड तो है कि जहाँ उन्होंने एड्रेस किया अपने आप को किसानों से कि तुम्हारे में क्या क्या कमियां हैं और कैसे करोगे, और दूसरे खंड में उन्होंने एड्रेस किया है जो समस्याओं से, और समस्याओं में गांधी के प्रति उनके जो विचार हैं वो पढ़ने लायक हैं। यानी गांधी का इतना अच्छा आंकलन तो पता नहीं अच्छे गांधीवादी नहीं कर सकते जैसा कि छोटू राम ने किया हुआ है। उन्होंने उनके प्रति पूरा आदर और सब कुछ सम्मान दिखाते हुए, और उन्होंने कहा कि गांधी ही वो रास्ता है जो इस देश को जागृत कर रहा है। और ये सब उन्होंने उनके उस ज़माने में रोहतक में एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम था हार्डकोट बटलर, ICS अफसर थे। वो बीच में डिप्टी कलेक्टर करके चले गए, फिर वो कई डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कलेक्टर रहे, उत्तर प्रदेश के भी और पंजाब के भी, और बाद में वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर बन करके वापस भी आए थे वाइसराय की। तो उनको उनके चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। 2 चिट्ठियाँ, 2 नहीं कई चिट्ठियाँ हैं, और उन चिट्ठियों में उन्होंने गांधी के बारे में, औरतों के बारे में, स्वराज के बारे में, आप उनके जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको एक नई समझ आएगी कि वो क्यों। भाई आप सब जानते हैं कि उनकी शुरुआत जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में हुई थी, या प्रेसिडेंट के रूप में पदाधिकारी थे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के रोहतक के। और जब गांधी जी ने नौकरी छोड़ो अपना नारा दिया तो उन्होंने ये कह करके गांधी जी कांग्रेस को छोड़ दिया, और गांधी जी को भी कहा कि भाई हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और गवर्नेंस में जब तक हम शामिल नहीं होंगे गवर्नमेंट में तब तक हम इनका भला नहीं कर सकते हैं। तो उनकी देखने की जो दृष्टि थी वो बड़ी स्पष्ट थी, उन्हें पता था कि किस रास्ते से आप भला कर सकते हैं। उनको आपको उस कैटेगरी में रखना पड़ेगा जिसमें कि अम्बेडकर थे, या जिसमें कि आपके दयानंद थे, जो कि समाज को जागृत करने का काम उसी तरीके से कर रहे थे। लेकिन उनके लिए जो इंडिपेंडेंस थी या स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी वो खाली जो है कोई राजनीति का कुर्सी लेने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। खाली जो है अंग्रेज़ों के भगाने की लड़ाई नहीं थी जैसे भगत सिंह थे। तो ये चीज़ें कुछ मैं रखना चाहता था। प्रेरणा लेने को बहुत कुछ है, सल्यूशन भी बहुत कुछ है,
और उसमें से निकालने को बहुत कुछ है। बस सवाल ये है कि इसकी निरंतरता को आगे बढ़ाया जाए। और मैं शुभकामनाएं मेरी गुलिया जी के साथ हैं कि ये केंद्र जो है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा और साथ साथ समाज को भी साथ लेके चलता जाएगा।